नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं सीबीएसई क्लास। तो कार्यपत्रक 64 10/12/2020 विषय सामाजिक विज्ञान कक्षा 9। ठीक है, अब ये पार्ट 1 ही चल रहा है, पुनरावृत्ति के दायरे के अंदर चल रहा है। आपको पता होगा जो पिछली बार आपने वर्कशीट आप कर रहे हो पुनरावृत्ति के दायरे के अंदर आ रही है एसएसटी की। ठीक, अगर इससे पहले आप देखेंगे तो आपकी जो है ये वर्कशीट 63, ये अब 64 आई है। ये आपका लगभग एक नंबर वाला था। ठीक है, पार्ट 1 का जो ये एक नंबर में आपको क्वेश्चन आंसर देने थे, जैसे कि आपको पता ही होगा। लेकिन जो अब की बार वर्कशीट आई है वो आपके 3 से 5 अंक वाले प्रश्नों की है। ठीक है बच्चों, तो इसके जो प्रश्नों के उत्तर होंगे थोड़े से बड़े होंगे, छोटा नहीं किया जा सकता। अगर हाँ एक आध छोटा अगर आपको दिखाई देता है तो उसे आपको बड़ा बना के भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये 3 से 5 अंक वाले प्रश्न है तो आपको उसी प्रकार से लिखने होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जो सब हमने पढ़ रखा है उसी से लेके है, बस अंक किसके बढ़ा दिए गए हैं। तो प्रश्न पहला पढ़ते हैं, जैकोबिन क्लब के सदस्य कौन थे? जैकोबिन क्लब के सदस्य कौन थे? तो वर्कशीट 64 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर समाज का एक समृद्ध हिस्सा। ठीक है, इसमें पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3 करके भी लिख सकते हो। दुकानदार और कारीगर, ठीक है, घड़ी साज, दिहाड़ी मजदूर आदि। ठीक है, जो निचले वाले हिस्से थे वो ज्यादातर इसमें आते थे, मजदूर जो रोज मजदूरी करने वाले हिस्से थे। ठीक, प्रश्न नंबर 1 का आपका आंसर हो जाता है। प्रश्न नंबर 2, फ्रांसीसी क्रांति में योगदान देने वाले किन्हीं 2 दार्शनिक का संक्षिप्त परिचय दीजिए। दार्शनिकों का है, ठीक है, बहुत सारे जो दार्शनिक होते हैं उस टाइम पे मेरे ख्याल से 2 मैं बहुत अच्छे मानता हूँ, उन्हीं का लिखा है, रूसो और जॉन लॉक। इसे आप MA BA में जाओगे तब भी पढ़ोगे, 11th 12th में अगर आर्ट्स लेते हो तब भी आपको पढ़ने के लिए दिखाई मिलेगा इनके नाम। तो पहला है रूसो, ठीक है, रूसो के बारे में इनका नाम है। ठीक है, और दूसरा है जॉन लॉक। ठीक है, जॉन लॉक, लॉकडाउन मत पढ़ लेना। तो जॉन लॉक, रूसो के बारे में, रूसो का जन्म 28 जून 1712 ईस्वी को स्विट्जरलैंड के जनेवा नामक नगर में सम्मानित परिवार में हुआ था। मतलब अच्छे सम्मानित परिवार थे, और धनी परिवार से रहे होंगे। और ये भी उन्होंने कहा कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है, इसे स्वतंत्र ही रहना चाहिए। रूसो अपनी पुस्तक दी न्यू हिलवाज, ठीक है, हिलवाज के कारण महान दार्शनिक के रूप में प्रतिष्ठित हुए। ठीक है, अब इसी का दूसरा हिस्सा आपको लिखना है। याद रखना बच्चों, क्वेश्चन बड़े बड़े होंगे क्योंकि मैं बार बार बता रहा हूं ये आपके 3 से 5 अंक वाले हैं। ठीक है, उसी प्रकार से लिखा गया है आपका। इनका जन्म 29 अगस्त 1632 में सामरेंट शायर के रिंगटन नामक स्थान पर एक मध्यवर्गीय परिवार में हुआ। 20 वर्ष की आयु में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा प्राप्त की। इनकी सबसे महत्वपूर्ण रचना शासन पर 2 निबंध, ये लिख के थोड़े से बहुत फेमस हो गए थे। सबसे महत्वपूर्ण रचना है, उसमें लिखा क्या था, जिसमें राजा की निरंकुशता का विरोध किया गया था। शॉर्ट में बताने की कोशिश की गई है। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाता है इस प्रकार से। प्रश्न नंबर 3, 2 हो गया। तीसरे पे, ओलंप दे गुंज कौन थी? ओलंप दे गुंज कौन थी? जितनी मेरी जानकारी मिली मैंने उसी जानकारी के हिसाब से लिखा है। अगर आपको और जानकारी है तो और बढ़ा के आप लिख सकते हैं। फ्रांस की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाने वाली प्रमुख महिला थी। ठीक, तीसरा, चौथा आंसर है, रोस्पेयर के शासनकाल को आतंक का राज क्यों कहा जाता है? ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अब ये, लेकिन अब आ गया है आपका 3 से 5 अंक वाले में लिखने के लिए, इसी वजह से आपकी बात थोड़ा सा ये बड़ा लिखा जाएगा। ठीक है, रोबेस्पियर ने 1793 में फ्रांस की सत्ता पर कब्जा कर लिया। तो पॉइंट नंबर 2, 1793 से 1794 के बीच रोबेस्पियर के नियंत्रण और दंड की सख्त नीति अपनाई गई। ठीक है, पॉइंट नंबर 3, किसी कार्यशैली, ये कार्य होना चाहिए ना, कार्यशैली के असहमति रखने वाले विरोध को पार्टी सदस्यों द्वारा मौत की सजा सुना दी जाती थी। इसी सख्ती के कारण 1793 से 1794 के शासनकाल को आतंक का राज कहा जाता है। आतंक का राज बाबू भाई। ठीक, ऐसी बात नहीं है। तो आपको पता होगा माय सीबीएसई क्लास का आपको टेलीग्राम को ज्वाइन करना चाहिए,
क्योंकि वहां पे मैं एक एक नंबर के जो प्रश्न होते हैं वो करा रहा हूँ, और जो मेरे पुराने बच्चे होंगे वो समझ रहे होंगे, उनको डेट वेट तो एक दो तो याद तो हो ही रही होगी। तो जिसको रिवीजन करना है वो माई सीबीएसई क्लास के टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 5, फोर्थ हो गया। 5 पे, फ्रांस समाज में महिलाओं का जीवन कैसा था? इसे भी लिख देना है आपको, फ्रांस समाज में महिलाओं का जीवन। क्वेश्चन नंबर 5, तो 5वां हमारे पास, ठीक है, ये रहा, इसी में, ठीक है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। जीविका निर्वाह के लिए काम करना पड़ता था, बाजारों में सामान बेचना था, ठीक है, संपन्न घरों में नौकरी करती थी, अपने परिवार का पालन पोषण करना, ठीक है, मजदूरी पुरुषों से कम थी। और जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, ठीक है, फ्रांस की क्रांति वाले अगर वर्कशीट पढ़ेंगे तो उसमें मैंने इसमें और डिटेल्स में बता रखा है। तो ये फिलहाल क्वेश्चन आंसर में चल रहा है, तो क्वेश्चन आंसर को यहीं समाप्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, फ्रांस के 3 स्टेट्स का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। जैसे आपको पता हो, हमारे सीबीएसई क्लास टेलीग्राम पे तो चलिए रहेगा और आपको भी याद होगा, 3 स्टेट्स होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का मैंने इस प्रकार से लिखा है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय। प्रथम स्टेट्स में क्या था? पादरी, दूसरे में कुलीन वर्ग, ठीक है, और तीसरे में बड़े व्यापारी, कर्मचारी, अदालती, किसान, कारीगर, मजदूर। और इसमें बना के लिख दिया, जन्म से कुछ विशेषाधिकार थे दोनों को, पादरी वर्ग को, कुलीन वर्ग को, प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट को कुछ जन्म से विशेषाधिकार थे, और इन्हें इस वर्ग के लोगों से कर या टैक्स वसूला जाता था। टाइड पादरी द्वारा लिया जाता था, ठीक है, जो प्रथम स्टेट के इनसे दोनों कर लेते थे, ये वाले भी और जो सरकार चला रहे हैं वो भी। तो टाइड नाम से जो कर लेते थे वो पादरी द्वारा लिया जाता था, और टाइल सरकार द्वारा इनसे कर लिया जाता, इन लोगों से कर लिया जाता, तृतीय स्टेट से कर लिया जाता था। प्रश्न नंबर 6 समाप्त हो गया। प्रश्न नंबर 7 पर चलते हैं। तो लिखने में बहुत टाइम लगा है बच्चों, मैंने भी लिखा है, हाथ थक जाते हैं लिखते लिखते, और प्यारे बच्चे आपको भी अब की बार लिखना पड़ेगा थोड़ा सा ज्यादा। दुनिया के लिए फ्रांसीसी क्रांति का क्या महत्व है? दुनिया के लिए फ्रांसीसी क्रांति का क्या महत्व है? मैंने इसके पॉइंट लिख दिए हैं, ठीक है, 5 पॉइंट अच्छे से लिखे हैं। इसे आप और एक्सप्लेनेशन करके आगे बढ़ा के लिख सकते हैं। पॉइंट टू पॉइंट लिखे मैंने। स्वतंत्रता का विचार, समानता का सिद्धांत, बंधुत्व की भावना, प्रजातांत्रिक विचार और सामंतवाद का अंत, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 का, इसे आपको लग रहा है अगर छोटा है तो इसे आप इसके अंदर स्वतंत्रता का विचार के ऊपर कुछ पॉइंट्स लिख सकते हैं, समानता का सिद्धांत के ऊपर लिख सकते हैं, जो कि हम पिछले भी वर्कशीट में करते हुए आ रहे थे। क्वेश्चन नंबर 7 से आगे क्वेश्चन नंबर 8 पे, फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे? फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे? तो पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का। फ्रांसीसी क्रांति के कई सारे कारण थे, लेकिन यहाँ पे मैंने जो लिखा है इससे भी आप लिख सकते हैं। फ्रांस की क्रांति का महत्वपूर्ण कारण सामाजिक असमानता थी। मेंडेलिन के अनुसार 1789 ईस्वी की क्रांति का विद्रोह तानाशाही से अधिक समानता के प्रति था। मतलब तानाशाह तो था, उसके प्रति भी था, लेकिन असमानता को लेके ज्यादा लोग जनता भड़के हुई थी, इस वजह से समानता के प्रति थी। फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस में समाज में अत्यधिक असमानता व्याप्त थी। और पॉइंट को छोड़ करके यहाँ पे लिख दिया मैंने, ठीक है, इसे आप रोक के भी लिख सकते हैं, वीडियो को रोक देता हूं, ठीक। आगे है आपका, समाज में कुलीन वर्ग और पादरी को विशेषाधिकार प्राप्त था। लगभग 60% जमीन पर कुलीन, चर्च और तीसरे स्टेट के अमीरों का अधिकार था, ठीक है। तो ज्यादा वहां पे व्यवस्था जो थी असमानता की थी, इसी वजह से वहां की जो जनता भड़की हुई थी, ज्यादातर असमानता को लेकर था। 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, लुई 16वां के राज्यारोहण के समय फ्रांस की आर्थिक स्थिति कैसी थी? ठीक है, ये हम पहले भी कर चुके हैं, इसे हम दोबारा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, राजकोष का खाली होना, ठीक है, हाथ नहीं लगा रहा मैं, वैसे आप स्क्रीनशॉट अच्छे से ले सकते हैं, वीडियो को रोक भी सकते हैं। राजकोष का खाली होना, दूसरा युद्धों के कारण वित्तीय संसाधनों का नष्ट होना, शान शौकत के लिए फिजूली खर्च, इन्होंने शासन शौकत के लिए काफी फजूल खर्च करा दिए थे इन्होंने टशन दिखाने के चक्कर में।
10 अरब लिब्रो से अधिक का कर्ज। याद है ना, मैंने माई सीबीएसई क्लास का टेलीग्राम से जुड़े होंगे तो आपको पता होगा, लिब्रो वहाँ की जो करेंसी होती है, उस मुद्रा का नाम, हिंदी में मुद्रा, इंग्लिश में करेंसी। जैसे यहाँ पे रुपया और बांग्लादेश में टका, ठीक है, कहीं पे युआन, ठीक है, कहीं पे डॉलर, कहीं पे, ठीक है, डॉलर, रुपया, रुपया है या डॉलर या पाउंड, पाउंड वाउंड भी चलता रहता है, तो वहां पे लिब्रो चलता था। 5वां है सरकार से कर्जदाता की ब्याज की मांग। ठीक है, सरकार से कर्जदाता की ब्याज की मांग के कारण भी राजकोष खाली हो चुका था। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। 10 10 10 10 10 15 15 ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे इस प्रकार से आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। फ्रांस में डायरेक्टरी का शासन क्या था? पिछली वाली वर्कशीट में आया था, इस वाले भी वर्कशीट में आया था, ठीक है। डायरेक्टरी का अगर आपको दिखाऊं तो ये रहा, पिछली वाली वर्कशीट में आया था ना, 63 में आया था आपका, ये रहा। डायरेक्टरी शासन व्यवस्था का अंत किसने किया? तो नेपोलियन ने किया था, ठीक है। यहाँ पे बस एक एक नंबर में था, इसी को बढ़ा के लिखना है। क्वेश्चन नंबर 10। तो शासन के बारे में बताना है, तो ये लीजिए प्रश्न नंबर 10। जैकोबिन सरकार के पतन के बाद मध्य वर्ग के समृद्ध, जो मध्य वर्ग के अमीर लोग थे, वर्ग के पास सत्ता वापस आ गई। नए संविधान लागू करवाया गया। इस संविधान में 2 चुनी गई विधान परिषदों की व्यवस्था थी। इस परिषदों में 5 सदस्य वाली एक कार्यपालिका डायरेक्टरी को नियुक्त किया गया था, ठीक। और जब फ्रांस क्रांति पढ़ाया जा रहा था उसमें यह भी बताया गया था कि वो नए नए आए थे, चलाने लायक नहीं थे और काफी भ्रष्ट लोग थे, जिससे कि ये इनकी जो डायरेक्टरी व्यवस्था थी बाद में खराब भी हो गई। बाद में नेपोलियन ने आके इस पर कब्जा भी कर लिया था। चलो ये बात की बात है। अब आगे आते हैं प्रश्न नंबर 11 पे। 100 कुलांत कौन थे? ठीक है, तो ये आपके लिए थोड़ा सा नया होगा क्योंकि ये वर्कशीट के दायरे में नहीं पढ़ाया गया था, ये टॉपिक नहीं पढ़ाया गया था, लेकिन पढ़ाया गया था, ये टॉपिक नहीं आया था। तो आप इस प्रकार से लिखेंगे, 100 कुलांत जैकोबिन को कहा जाता था, ठीक है। जो जैकोबिन क्लब आपने सुना था ना, जो क्लब में होते थे उसे ही 100 कुलांत कहा जाता। जैकोबिन क्लब, कुछ याद आ रहा शब्द? कहा जाता था। इसका अर्थ है बिना घुटने वाले। जैकोबिन के लोग धारीदार लंबे पतलून पहनते थे। यह उन्हें कुलीन से अलग करने के लिए किया गया, ताकि वो कुलीन से, जो कुलीन वर्ग थे, उनसे अलग दिखाई दे। 100 कुलांत मर्द लाल रंग की टोपी धारण करते थे, जो आजादी का प्रतीक था, ठीक है। इस प्रकार से इसे आप लिख सकते हैं आसानी से, ठीक। तो प्रश्न नंबर 12 पर चलते हैं। राजतंत्र और गणतंत्र सरकार में क्या प्रमुख अंतर है? तो सीधी सी बात है, एक राजतंत्र में जो होता है राजा का अधिकार होगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 12, राजतंत्र सरकार के, ब्लर तो नहीं हो रहा बच्चों, एक बार देख लेता हूं मैं अच्छे से, ठीक है, ब्लर नहीं हो रहा है। राजतंत्र सरकार में राजा महाराजाओं द्वारा शासन किया जाता है, जहां सत्ता पर एकाधिकार होता है, जनता कोई भी निर्णय नहीं ले सकती। जनता का अधिकार नहीं होता, ना ही स्वतंत्रता का अधिकार होता, मतलब निर्णय लेने की क्षमता जो होती है, शक्ति होती है, वो जनता के पास नहीं होती। वहीं गणतंत्र की बात करें, गणतंत्र या प्रजातंत्र में सत्ता पर जनता का अधिकार होता है, वो अपने प्रतिनिधि चुनता है, ठीक है। जो पावर होती है वो जनता के पास होती है। लोकतंत्र वाले हमने वर्कशीट में भी ये पढ़ चुके हैं। प्रश्न नंबर 13 पे आते हैं। 18वीं सदी में फ्रांस में दास प्रथा की क्या स्थिति थी? इसका अंत किस प्रकार हुआ? ठीक है, तो 18वीं शताब्दी में फ्रांस में दास प्रथा रही। नेशनल असेंबली में काफी लंबी बहस हुई कि व्यक्ति के मूलभूत अधिकार उपनिवेश में रहने वाले प्रजा के साथ फ्रांसीसी प्रजा को ठीक है, प्रजा को प्रदान किया जाए। दास प्रथा का उन्मूलन जैकोबिन शासन के क्रांतिकारी सामाजिक सुधारों में से एक था। सन 1794 के कन्वेंशन ने फ्रांसीसी उपनिवेशों में सभी दासों की मुक्ति का कानून पारित किया, ठीक है। तो 1794 पूरी तरह से दास प्रथा खत्म कर दिया गया था। बाद में और भी काम हुए थे। चलिए प्रश्न नंबर 14 पर आ जाते हैं। लुई 16वां के अंत के बाद फ्रांस एक संवैधानिक राजतंत्र कब और किस प्रकार बना? प्रश्न नंबर 14। तो 14 का आंसर इस प्रकार है। 1799 में नेपोलियन
प्रथम ने डायरेक्टरी के शासन का अंत किया। जैसे कि आपको पता होगा, थोड़ी देर पहले लिंक करा दूं, तो डायरेक्टरी जो शासन थी अभी पूछा गया था कौन से प्रश्न में, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 10 ये रहा, डायरेक्टरी शासन। तो इसी को इसने अंत कर दिया था, किसने? नेपोलियन ने, क्योंकि कमजोर थी, भ्रष्टाचार थे, और सत्ता पर कब्जा नहीं था। नेपोलियन का उतना सेना में इसका पावरफुल था, तो लोग इसे पसंद भी करने लगे। तो धीरे धीरे इसने क्या किया, 1799 में नेपोलियन प्रथम ने डायरेक्टरी के शासन का अंत किया और फ्रांस का प्रथम काउंसलर बना। और 1804 ईस्वी में उसने अपने को सम्राट घोषित कर दिया और इस तरह नेपोलियन के साम्राज्यवादी शासन की शुरुआत हुई। ठीक, प्रश्न नंबर 14 हो चुका है, 15 पर आ जाते हैं। फ्रांस की राजनीति में नेपोलियन बोनापोर्ट की मुख्य भूमिका लिखिए। नेपोलियन बोनापोर्ट, अरे इस नेपोलियन का पूरा नाम देखो यहाँ पे आ गया नेपोलियन बोनापार्ट की भूमिका लिखिए। इस नेपोलियन ही है, चाबी से आगे से ढक ली थी, नेपोलियन की भूमिका के बारे में लिखिए। तो इसकी नेपोलियन की भूमिका के बारे में मैंने बहुत अच्छी तरह से लिखा है। इसके वर्कशीट में आपको पिछली ही वर्कशीट में दिया गया था, वही वाली वर्कशीट में मैंने की है। अगर आप वर्कशीट 53 देखेंगे, ठीक है, वर्कशीट 53 अगर आप मैं अंत में जाके दूंगा तो आपको पता चलेगा कि काफी अच्छे से वहां पे बताया गया है इस। तो पढ़ते हैं इसका प्रश्न का उत्तर। नेपोलियन द्वारा नेपोलियन कोड, नेपोलियन संहिता को 1804 में फ्रांस में लागू किया गया। और खास बात यह है यहीं से, तो इसे अंडरलाइन भी कर सकते हैं। नेपोलियन ने खुद कहा था कि मेरा वास्तविक गौरव मेरी 40 युद्धों की विजय में नहीं है, मेरी विधि संहिता ही, विधि संहिता मतलब नेपोलियन कोड, यहाँ पे दोनों में चीजें ऐड हो जाएंगी, ऐसी है जो कभी ना मिट सकेगी और चिर स्थायी सिद्ध होगी। तो ये मेन पॉइंट था। अब इसके बारे में इसने क्या क्या कहा था वो पॉइंट आपको मैं दिखा देता हूँ। सबसे पहले था जन्म के आधार पर दिए जाने वाले विशेषाधिकार को बंद कर दिया गया। सबसे पहले इसने ये नियम लागू किया, ठीक है। उसके बाद इसमें खत्म हो गया, मैं दूसरे पेज पे से दिखाता हूँ। ये पेज यहाँ पे खत्म हो चुका है, ठीक है, दूसरे पेज पे, ठीक है, ये आपका, ठीक है। इस प्रकार जन्म पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिए, ठीक है, और कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित किया, ठीक है। ये दूसरा ही है, इसके अंदर दूसरा ही आएगा, ये दूसरा इसके अंदर नहीं, ठीक। तो और यातायात और संचार व्यवस्था को सुधारा गया। इसके तहत धर्म की स्वतंत्रता प्रदान की गई, ठीक है। तो इसके कुछ सुधारों में से एक सुधार ये भी था, तो बहुत लोग इसे याद करते हैं। तो यहाँ पे यहाँ आपकी वर्कशीट समाप्त हो जाती है, ठीक है। तो 15 के 15 क्वेश्चन हो चुके हैं। जो ये आप वर्कशीट देख रहे थे वो वर्कशीट नंबर 64 थी और 3 से 5 अंक वाले प्रश्न के उत्तर थे। तो मैं सीबीएसई क्लास की इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपके एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 64। सब्जेक्ट आपका सामाजिक विज्ञान है, कक्षा 10वीं है और डेट है 10 दिसंबर। संघवाद पुनरावृत्ति। भारतीय संविधान में शक्तियों का बंटवारा किस प्रकार किया गया है? तो स्टूडेंट्स, हमने क्या सीखा था? हमने देखा था कि भारत में जो कानून बनाने की शक्ति है उसको 3 सूचियों में बांट दिया गया था, ठीक है। एक संघ सूची थी, ठीक है, एक राज्य सूची थी, एक संवर्ती सूची थी। तो उनमें अलग अलग पावर दी हुई थी। पूरा डिटेल में देखेंगे जब क्वेश्चन करेंगे। स्थानीय सरकार के महत्व का क्या कारण है? स्थानीय सरकार की जो भी स्थानीय प्रॉब्लम होती हैं तो वो सरकार वो अच्छे से एड्रेस कर सकती है। संघवाद से आप क्या समझते हो? ऐसी सरकार जिसमें, ऐसा सिस्टम जिसमें 2 लेवल हों गवर्नमेंट के, यानी कि जैसे एक कि भाई केंद्र में मतलब पूरी पावर जो है केंद्र के, मतलब जो इंपॉर्टेंट चीजें वो केंद्र के पास है, और दूसरे लेवल पे जो लोकल लेवल की चीजें हैंडल करनी है वो वाली। तो संविधान में संघ शब्द का उपयोग नहीं किया गया, लेकिन भारतीय संघों के सिद्धांतों पर आधारित है। तो भारत में बहुत सारे संघ के फीचर्स हैं, तो चलिए इसके क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। देखो बच्चा, ये एग्जैक्टली आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है, ठीक है, उसमें से मैंने ये आंसर्स लिखे हैं, ठीक है। मैं नहीं चाहती थी कि, क्योंकि हमें एक लेवल डिसाइड करना होता है कि 10th क्लास के जो बच्चे हैं उनके लेवल के आंसर लिखे जाने चाहिए। तो अगर आप अपनी एनसीईआरटी बुक के चैप्टर्स 1-2 बार पढ़ लोगे ना तो आपको किसी की आंसर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको पता होगा, आपके माइंड में सेट होगा कि ओके ये वाला आंसर उस पेज पे है, राइट। भारतीय संविधान में शक्तियों का बंटवारा किस प्रकार किया जाता है? भारत के संविधान ने सत्ता को 3 सूचियों में विभाजित किया।
संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची। संघ सूची में कौन कानून बना सकता है? जो पूरे राष्ट्र के महत्व वाले सब्जेक्ट होते हैं, इसमें राष्ट्र महत्व का विषय शामिल है। केवल केंद्र सरकार कानून बना सकती है, जैसे कि देश की रक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, संचार, मुद्रा। तो इसमें क्या है कि अगर आपको सारे याद ना रहे, ठीक है, तो दो तो एटलीस्ट याद करना। अब देश की सरकार का जो भी कानून हो, एक तो रक्षा का देख लो, डिफेंस वगैरह का कहाँ जाएगा, पूरे देश के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बैंकिंग है, अब जो करेंसी है यानी कि जो मुद्रा है हमारी, जो पैसा है, तो ये हमारे पूरे देश के लिए इंपॉर्टेंट, तो इसलिए संघ सूची में है। राज्य सूची, राज्य सूची में राज्य और स्थानीय महत्व जैसे कि पुलिस है, व्यापार है, वाणिज्य है, कृषि, सिंचाई आदि विषय शामिल हैं। संवर्ती सूची में दोनों बना सकते हैं, राज्य भी बना सकता है और सेंटर भी बना सकता है, केंद्र भी बना सकता है, लेकिन अगर दोनों ही बना लेते हैं किसी एक पे, तो किसका कौन मान्य होगा? सेंटर का मान्य होगा, ठीक है। संवर्ती सूची में केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार जैसे शिक्षा, वन, व्यापार, संघ, विवाह, गोद लेने और उत्तराधिकार दोनों के लिए सामान्य हित के विषय शामिल हैं। स्थानीय सरकार के महत्व का वर्णन करें। विकेंद्रीकरण के पीछे मूल विचार यह है कि बड़ी संख्याओं में समस्याएं और मुद्दे हैं जो स्थानीय स्तर पर सबसे अच्छे ढंग से सुलझाए जाते हैं। लोगों को अपने इलाकों में समस्याओं का बेहतर ज्ञान है। इसके अलावा स्थानीय स्तर पर लोगों के लिए निर्णय लेने में सीधे भाग लेना संभव है। यह लोकतांत्रिक भागीदारी की आदत को विकसित करने में मदद करता है, ठीक है। संघवाद से आप क्या समझते हैं? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। संघवाद सरकार की एक प्रणाली है जिसमें सत्ता को एक केंद्रीय प्राधिकरण और देश की विभिन्न घटक इकाइयों के बीच विभाजित किया जाता है। आमतौर पर एक महासंघ के पास सरकार के दो स्तर होते हैं। एक पूरे देश के लिए सरकार, जो आमतौर पर सामान्य राष्ट्रहित के कुछ विषयों के लिए जिम्मेदार है। अन्य प्रांत या राज्यों के स्तर पर सरकारें, जो अपने राज्य के दिन प्रतिदिन के शासन की बहुत देखरेख करती है। उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के महासंघ, ठीक है। संयुक्त राज्य में वो है ना, संघ है। संविधान में संघ शब्द का उपयोग नहीं किया गया, लेकिन फिर भी हमारे पास बहुत सारे फीचर हैं, ठीक है, किसके? संघ के। संविधान ने भारत को राज्य का संघ घोषित किया है। हालांकि इसमें फेडरेशन शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया, लेकिन भारतीय संघवाद के सिद्धांतों पर आधारित है। संविधान मूल रूप में सरकार, केंद्र सरकार या जिसे हम केंद्र सरकार कहते हैं, भारत और राज्य सरकारों का प्रतिनिधित्व करने वाली दो स्तरीय प्रणाली के लिए प्रदान किया गया है। बाद में पंचायत और नगर पालिकाओं के रूप में संघवाद का एक तीसरा स्तर जोड़ा गया है। किसी भी महासंघ की तरह ये अलग अलग क्षेत्राधिकार का आनंद लेते हैं, यानी कि अपनी अपनी पावर है इन लोगों के पास। संविधान ने स्पष्ट रूप से केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच विधायी शक्तियों का 3 गुना वितरण किया है, ठीक है। 3 गुना नहीं, तीन स्तर पर वितरण किया है, ठीक है। यहाँ पे 3 गुना मत लिखना, 3 स्तर पर वितरण किया है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 1990 से पहले और बाद में केंद्रीय राज्य संबंधों का विश्लेषण कीजिए। भारत में केंद्र राज्य संबंधों को 3 चरण में बांटकर देखा जा सकता है। प्रथम चरण, यह चरण भारत की आजादी से 1969 तक का समय काल था। इसमें केंद्र और राज्य दोनों ही कांग्रेस पार्टी की सरकारें थीं, जिसकी वजह से काल में केंद्र राज्य संबंध में बेहतर तालमेल था। दूसरा चरण 1969 से 1990 के दौरान था। इस अवधि के दौरान केंद्र में तो कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन कई राज्यों में क्षेत्रीय दलों की सरकार बनी थी। इसी कारण इस अवधि में केंद्र और राज्य सरकार के बीच समय समय पर टकराव की स्थिति पैदा हुई थी। तीसरा चरण, यह 1990 के बाद का समय काल है। इसे गठबंधन का काल भी कहा जाता है, क्योंकि अब केंद्र सरकार में भी क्षेत्रीय दलों की भागीदारी हो गई है, जिसके कारण इस काल में केंद्र राज्य के बीच आपसी संतुलन और समन्वय सुधरा है, यानी कि ये कोऑर्डिनेशन हो गया है। 1992 में संवैधानिक संशोधन की व्याख्या कीजिए जिनके द्वारा भारत में स्थानीय सरकारों की स्थापना हुई है। 1992 में वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया था। स्थानीय निकाय चुनाव को नियमित रूप से आयोजित करना अनिवार्य कर दिया गया था। अनुसूचित जाति और जो आपकी अनुसूचित जनजाति है, पिछड़े वर्ग के लिए सीटें आरक्षित की गई थी। महिलाओं के लिए कम से कम 1/3 सीटें आरक्षित की गई थी। हर राज्य में स्थानीय चुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग का गठन किया गया था। भाषा नीति की चुनौती का सामना भारत में किस प्रकार किया गया? हमारे संविधान में किसी भी भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा नहीं दिया गया। हिंदी के अलावा 21 अन्य भाषाएं हैं जिन्हें संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त है। एक निर्धारित भाषा के रूप में सभी राज्यों की अपनी राज्य भाषा है। साथ ही हिंदी का उपयोग स्वतंत्रता के बाद आधिकारिक प्रयोजन के लिए भी किया जाता है तथा एक त्रिभाषीय फार्मूले को अपनाया गया है, जिसके अंतर्गत हिंदी, अंग्रेजी के अलावा एक स्थानीय भाषा को पढ़ना अनिवार्य किया गया है। गठबंधन सरकार में शक्तियों की साझेदारी किस प्रकार की जाती है? गठबंधन सरकार उस सरकार को कहते हैं जब सरकार बनाने के लिए 2 या 2 से अधिक पार्टियां एक साथ आती हैं, जैसे वर्तमान में एनडीए की सरकार।
गठबंधन सरकार में एक साझा कार्यक्रम तय किया जाता है जिसके तहत सरकार कार्य करती है। इसमें कई दलों की साझी भागीदारी होती है। पंचायत राज प्रणाली भी किसी भी दो उपलब्धियों और किसी भी दो चुनौतियों के बारे में बताइए। स्थानीय समस्याएं और मुद्दों को स्थानीय स्तर पर अच्छे ढंग से सुलझाने में सहायता मिलती है। निर्णय लेने में आम लोगों की भागीदारी संभव हो सकी है। ठीक है। और चुनौती अभी भी महिलाओं की सक्रिय भागीदारी का अभाव है। भ्रष्टाचार से निपटने की चुनौती है। तो नेक्स्ट है आपका हिंदी को बढ़ावा देना भारत सरकार की आधिकारिक नीति है, स्पष्ट कीजिए। संविधान लागू करते समय जरूरत महसूस की गई कि पूरे देश को एकता के सूत्र में बांधे रखने के लिए राष्ट्रभाषा का होना जरूरी है, लेकिन आम सहमति न बन पाई। इसी की वजह से हिंदी को राज्य भाषा के रूप में स्वीकारा गया। संविधान के अनुसार आधिकारिक उद्देश्यों के लिए जो भी ऑफिशियल चीजें हैं उनके लिए 1965 तक यूज किया जाएगा, लेकिन बाद में इंग्लिश को बंद कर दिया जाएगा। लेकिन जो गैर हिंदी राज्य थे जैसे साउथ इंडिया वगैरह, ठीक है, तो उन लोगों को इस चीज में प्रॉब्लम हुई, तो आज तक भी जो इंग्लिश है वो जारी रही है। अपने शब्दों में संघवाद को परिभाषित कीजिए। ये आपके सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है, तो पैराग्राफ में से है। तो बच्चे यहाँ पे आपको पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ना है और इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। ठीक है। अपने शब्दों में संघवाद को परिभाषित करें। जो भी इसमें संघवाद की डेफिनेशन है वो आपको लिखनी है। ठीक है। सरकार के एकात्मक रूप से आप क्या समझते हैं? ठीक है, एकात्मक रूप देखना है इसका। फिर भारतीय संघ सरकार का कौन सा रूप है? अर्ध संघीय है भारतीय, पूरा कंप्लीट फेडरेशन नहीं है बल्कि क्वासी फेडरल है। ठीक है। तो यहाँ पर ऊपर दिए गए अनुच्छेद का एक संक्षिप्त विवरण अपने शब्दों में लिखिए। जब आप इसको अपने शब्दों में लिखोगे ना, तो इसकी 4 या 5 जो भी अच्छी लाइनें आपको लगे, जितना भी मैंने पढ़ा है उसमें से 4 या 5 लाइनें आप लिख देना। ठीक है। तो चलिए जो बाकी ऊपर वाले क्वेश्चन उनको देख लेते हैं, कैसे करेंगे आप लोग। ओके। तो संघवाद सरकार की एक प्रणाली है जिसमें देश के भीतर सरकार से कम 2 स्तर मौजूद होते हैं। पहला केंद्र स्तर पर और दूसरा स्थानीय तथा राज्य स्तर पर। फिर है सरकार के एकात्मक रूप से आप क्या समझते हैं? एकात्मक शासन व्यवस्था ऐसे शासन को कहते हैं जहां सरकार का केवल एक ही स्तर होता है। भारतीय संघ सरकार कौन सा रूप है? अर्ध संघीय। ठीक है, अर्ध संघीय आप लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है। उसके बाद ऊपर दिए गए अनुच्छेद का संक्षिप्त वर्णन भी आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे कर देंगे। जो मैंने कहा कि 4-5 जो लाइनें दी हुई हैं उनको आप लिख देंगे। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक कीजिएगा, वीडियोस को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आज के लाइक का टारगेट हम रखते हैं 2000। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। मे गॉड ब्लेस यू।